स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। इस मॉडल को नील्स बोर द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इस मॉडल की कुछ अवधारणाएं हैं, जिनमें नंबर 1, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन सदैव निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन सदैव निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाता है। इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं, जिन्हें हम अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करता है, जबकि अपकेंद्रीय बल इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलता है। चूंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन सदैव अपने ही कोष में चक्कर लगाता रहता है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं, अर्थात mv² बराबर Zd² r से r कैंसिल, तो mv² बराबर Zd² समीकरण नंबर 1। एक बार फिर बोल दूं, इलेक्ट्रॉन सदैव निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं। इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर दो बराबर एवं विपरीत बल कार्य करते हैं। एक बल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करता है तथा दूसरा बल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलता है, अतः इलेक्ट्रॉन सदैव अपने ही कोष में चक्कर लगाता रहता है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाता है जिसके लिए इनके कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है। nh/2π। इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाता है जिनके लिए इनके कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है। यहां स्मॉल n कोषों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 ... हो सकती है, जबकि h प्लांक नियतांक है और इसकी वैल्यू मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। कोणीय संवेग को हम प्रदर्शित करेंगे mvr से, तो mvr बराबर nh/2π समीकरण नंबर 2। नंबर 2 हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए इनके कोणीय संवेग का मान nh/2π के बराबर होता है, अर्थात कोणीय संवेग बराबर nh/2π। यहाँ स्मॉल n कोषों की संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, जबकि h प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। नंबर 3, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही कोष में चक्कर लगाता है, यानी एक ही कोष में चक्कर लगाता है, तब उसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं किया जाता। जब इलेक्ट्रॉन स्वयं के कोष में चक्कर लगाता है, यानी एक ही कोष में चक्कर लगाता है, ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन स्वयं के कोष में ये चक्कर लगाता रहता है, तब तक इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं किया जाता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में प्रवेश करता है, ट्रांसफर होता है, तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण किया जाता है। कैसे करता है, देखिए। देखो, ये पहला कोष है जिसकी ऊर्जा मान लेते हैं E1 और कोष को नाम देते हैं N1। ये दूसरा कोष जिसकी ऊर्जा E2 और कोष को बोलते हैं N2। मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ही कोष में चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण नहीं किया जाता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण किया जाता है।
देखो नाभिक के जो कोष निकट होता है उस कोष की ऊर्जा कम होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब N1 कोष की ऊर्जा कम और N2 कोष की ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये है निम्न ऊर्जा स्तर और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो सदैव ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन मान लो दूसरे कोष में है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। कंफर्म हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण किया जाता है। आगे देखिए, इन दोनों स्थायी अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण किया जाता है उसको बोल दिया जाए डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1। निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में से घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के दौरान उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, डेल्टा ई। और हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, क्योंकि E बराबर एच न्यू, E भी ऊर्जा है और डेल्टा ई ये भी ऊर्जा का अंतर यानी कि ऊर्जा है। तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। तो न्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन एच। तो न्यू बराबर डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो ये सूत्र आ गया। देखिए, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में स्थानांतरित होता है तो इस संक्रमण के दौरान उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊर्जा होगी डेल्टा ई। तो डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। तो डेल्टा ई बराबर एच न्यू। तो न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच। तो न्यू बराबर E2 माइनस E1 अपॉन एच। इसे बोर का आवृत्ति नियम कहते हैं। इसे बोर का आवृत्ति नियम कहते हैं। तो मैंने बोला नंबर 1, इलेक्ट्रॉन सदैव निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन सदैव उन्हीं स्थायी वृत्ताकार कोषों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए इनके कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होता है। नंबर 3, मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन अपने ही कोष में चक्कर लगाता है यानी एक ही कोष में चक्कर लगाता है तो इसके द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं किया जाता। नंबर 4, जब इलेक्ट्रॉन एक कोष से दूसरे कोष में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण करता है। यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब बारी आती है कि हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न कोषों की ऊर्जा और त्रिज्याओं की गणना किस सूत्र से कर सकते हैं। तो इनके सूत्र हमारी बुक में डायरेक्ट दिए गए हैं। देखिए, यदि आप हाइड्रोजन परमाणु के लिए किसी कोष की त्रिज्या परिकलित करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं R, तो R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। इस सूत्र की सहायता से आप त्रिज्या का परिकलन कर सकते हैं। R बराबर 0.529 इंटू n² अपॉन z। यहाँ n कोषों की संख्या है और z परमाणु क्रमांक है। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए जैसे त्रिज्या के लिए कि हाइड्रोजन के पहले कोष की त्रिज्या क्या होगी, तो देखो हाइड्रोजन शब्द आते ही समझ जाओ कि परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 1, तो z बराबर 1। पहले कोष यानी n बराबर क्या, 1 पहला कोष।
त्रिज्या क्या होगी, तो r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी 1 का वर्ग बटा z यानी कि 1, तो r बराबर 0.529 एंगस्ट्रोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक और करते हैं। हाइड्रोजन के पहले और दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हाइड्रोजन के पहले और दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, मान लो पहले कोष के लिए तो मैं मान लेता हूं R1 कि पहले कोष की त्रिज्या है R1 और दूसरे कोष की त्रिज्या है R2। पहले तो ये ध्यान रखो। अब हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना होता है 1, पहले कोष के लिए N की वैल्यू क्या होगी 1, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 और दूसरे कोष के लिए N बराबर 2। आपसे पूछिए त्रिज्याओं का अनुपात, तो पहले तो R1 याद कर लो, 0.529 गुणा N स्क्वायर अपॉन Z यानी कि 1 स्क्वायर बटा Z मतलब 1 एंगस्ट्रोम। तो R1 बराबर 0.529 एंगस्ट्रोम। अब R2 निकालते हैं। R2 बराबर 0.529 इंटू N स्क्वायर दूसरा कोष यानी 2 का स्क्वायर अपॉन Z यानी 1 एंगस्ट्रोम। तो R2 बराबर 0.529 गुणा देखो 2 का स्क्वायर 4 बटा 1 यानी कि 4 एंगस्ट्रोम। आपसे पूछ रहा था पहले और दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि R1 डिवाइड बाई R2। R1 कितनी है 0.529 एंगस्ट्रोम डिवाइड बाई R2 ये दे रखी है 0.529 गुणा 4 एंगस्ट्रोम। कट गए, तो R1 डिवाइड बाई R2 बराबर 1/4 यानी कि हमारा आंसर आया R1 अनुपात R2 बराबर 1/4। तो हाइड्रोजन के पहले और दूसरे कोष की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा 1/4। दूसरा आता है कि हम ऊर्जा का परिकलन भी कर सकते हैं, और ऊर्जा की गणना करने के लिए भी हमें एक सूत्र दिया गया है। वो क्या है, E इज इक्वल टू -2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल प्रति परमाणु। इस सूत्र की सहायता से ऊर्जा का परिकलन भी किया जा सकता है। E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 गुणा N स्क्वायर Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। एक बार फिर सुन लो, E इज इक्वल टू -2.18 गुणा 10 की पावर -18 इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। इस सूत्र की सहायता से ऊर्जा का परिकलन भी किया जा सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम रखें कि हाइड्रोजन के दूसरे कोष की ऊर्जा का मान क्या होगा, तो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 और दूसरे कोष के लिए N बराबर कितना हो जाएगा 2। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो हाइड्रोजन के लिए Z बराबर तो 1 और दूसरा कोष यानी कि N बराबर 2 की ऊर्जा क्या होगी। तो देखो
E बराबर -2.18 गुणा 10 की पावर -18 गुणा जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1 का वर्ग अपॉन एन स्क्वायर दूसरे कोष यानी कि 2 का वर्ग जूल प्रति परमाणु। तो E इज इक्वल टू -2.18 गुणा 10 की पावर -18 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 यानी डिवाइड बाई 4 जूल प्रति परमाणु। अब हम इसका भाग दें, माइनस में वैल्यू होगी 0.5 चौक 20 1 8 4 चौक 16 2 0 5 चौके 20 गुणा 10 की घात -18 जूल। अब सुनना ध्यान से, अब आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन के दूसरे कोष की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आपने दूसरे कोष की ऊर्जा ज्ञात कर दी, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पांचवें कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। मान लो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो आपको क्या करना है, पहले दूसरे कोष की ऊर्जा ज्ञात करनी है, निकाल दी। फिर आपको पांचवें कोष की ऊर्जा निकालनी है, इसी सूत्र की सहायता से निकाल दोगे। और फिर पांचवें कोष की ऊर्जा में से दूसरे कोष की ऊर्जा को घटा देंगे तो आवश्यक ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी। यदि दूसरे से छठे में स्थानांतरित करवाए तो छठे कोष की ऊर्जा में से दूसरे कोष की ऊर्जा को घटा देंगे। लेकिन मान लो क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। अब वो आपसे इलेक्ट्रॉन को पृथक करवा रहा है, कौन से कोष से, दूसरे कोष से, लेकिन ये नहीं बता रहा है प्रश्न में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। तो हमेशा याद रखिए, यदि ऐसा नहीं बताया जाए कि इलेक्ट्रॉन निकाला तो सही लेकिन कौन से कोष में गया, तो ये हमेशा याद रखिए, यदि जाने वाले कोष को न दिया जाए तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष से निकलकर अनंतवें कोष में चला गया, और अनंतवा कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, और अनंतवें कोष की ऊर्जा 0 होती है। तो हमेशा याद रखिए, जब यह कहा जाए कि दूसरे कोष से इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो आपको दूसरे कोष की ऊर्जा तो निकालनी है, आपको अनंतवें कोष की ऊर्जा भी निकालनी है। तो अब मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं कि हाइड्रोजन के दूसरे कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। तो ये तो दूसरे कोष की ऊर्जा निकाल दी। अब हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को पृथक करना है। अब पृथक कैसे करें, तो सुनो, मैंने कहा था जब पूर्णतः पृथक करना है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अनंतवें कोष में, और अनंतवें कोष की ऊर्जा क्या होती है, 0। तो E इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपको क्या निकालनी है, आवश्यक ऊर्जा, यानी कि डेल्टा E, और डेल्टा E क्या होगी, अंतिम कोष की ऊर्जा में से पहले कोष की ऊर्जा को घटा दो, यानी कि E इनफाइनाइट माइनस E2, दूसरे कोष की ऊर्जा को घटा दो, और ये जो निकली है वो कौन से कोष की ऊर्जा है, दूसरे कोष की। तो डेल्टा E इज इक्वल टू, E इनफाइनाइट का मतलब 0 माइनस E2 माइनस 0.545 गुणा 10 की घात -18 जूल। कैलकुलेट कर दो, तो डेल्टा E बराबर माइनस और माइनस गुणा में है तो प्लस 0.545 गुणा 10 की घात -18 जूल आंसर। तो इस प्रकार से जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को एक कोष से दूसरे कोष में स्थानांतरित करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा पूछे तो अंतिम कोष की ऊर्जा में से पहले कोष की ऊर्जा को घटा दीजिए, तो ऊर्जा का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, बोर मॉडल की सीमाएं कि क्या लिमिटेशंस हैं। नंबर 1,
बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु तथा एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करता है। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले हाइड्रोजन परमाणु की, यानी बोर मॉडल दिया ही किसके लिए गया है? हाइड्रोजन के लिए। अथवा एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन जैसे He+, Li2+, Be3+, जैसे आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, क्योंकि इनके स्पेक्ट्रम में इनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु तथा एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या करता है। नंबर 2, बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त डबलेट्स यानी द्विक जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना है उसकी कोई व्याख्या नहीं करता। यह स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या भी नहीं करता। यह मॉडल स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की व्याख्या भी नहीं करता। स्टार्क प्रभाव क्या है कि जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर उस स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन यानी विभाजन हो जाता है, जिसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। जीमान प्रभाव क्या है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से स्पेक्ट्रमी रेखा को गुजारा जाता है तो भी उसका विपाटन हो जाता है, इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और इन दोनों प्रभावों की बोर मॉडल व्याख्या नहीं करता। जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसका विपाटन हो जाता है, जिसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसी प्रकार स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर भी उनका विपाटन हो जाता है, इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और बोर मॉडल स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव की कोई व्याख्या नहीं करता। और लास्ट वन, यह परमाणुओं के रासायनिक संयोग द्वारा अणुओं के बनने की कोई व्याख्या नहीं करता। यानी बोर मॉडल परमाणुओं के रासायनिक संयोग द्वारा अणु बनने की कोई व्याख्या नहीं करता। एक बार लास्ट में मैं वापस त्रिज्या और ऊर्जा ज्ञात करने के सूत्र लिख देता हूं। R बराबर 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, और ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 गुणा Z² जूल प्रति परमाणु। एक बात जरूर यहाँ याद रखना, आप त्रिज्या और ऊर्जा के जो परिकलन है इन सूत्रों की सहायता से कर सकते हैं। आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे त्रिज्याओं का अनुपात निकलवाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक कोष से वो दूसरे कोष में स्थानांतरित करवा सकता है। लेकिन कभी कभी कोई सवाल ऐसे भी दे सकता है कि He+ के दूसरे कोष की त्रिज्या का परिकलन कीजिए। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर बोर मॉडल तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया था। मैंने आपको लिमिटेशन बताई है कि बोर मॉडल हाइड्रोजन परमाणु तथा एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। इसलिए He+ दे दिया भी जाए तो Z का मान तो न्यूमेरिकल में आपको 2 ही लिखना है, और N जैसे दूसरा कोष हो तो 2, तीसरा हो तो 3 और पहला कोष हो तो 1। ये याद रखना He+ पर भी लागू होगा, क्योंकि He+ आयन है और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो बोर मॉडल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु और आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। धन्यवाद।